हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली 10 टू 15 मिनट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो बिना डिले के शुरू करते हैं न्यूज़ के साथ। तो पहला न्यूज़ जो कि चलते आ रहा है हमारा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर अभियान, जिस पे हमने बहुत सारे कीवर्ड्स दे रखे हैं। कल हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पे डिस्कशन किया था, तो आज हमारा न्यूज़ है मनरेगा वर्कर्स से रिलेटेड। तो मनरेगा वर्कर्स से रिलेटेड कुछ मनरेगा स्कीम पे देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितना करोड़ डिसबर्स किया गया है, ये आपके पीसीएस एग्जाम्स में आ सकते हैं, लेकिन यूपीएससी इतना डायरेक्टली डेटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं देता है। तो मनरेगा स्कीम को एक बार रिवाइज करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, किस सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए आदमी, और 18 साल के ऊपर होना चाहिए, और साथ ही साथ लोकल आदमी होना चाहिए। अगर आपको मनरेगा में काम लेना है तो अपने लोकल एरिया में काम लीजिए। ऐसा नहीं है आप माइग्रेंट बन के जा रहे हैं और कहीं और मनरेगा से में काम कर रहे हैं। और वॉलेंटियर अनस्किल्ड लेबर के लिए ऐसा नहीं कि वहाँ बोलिए कि हम तो स्किल्ड लेबर ही हैं, स्किल्ड काम ही करेंगे, अनस्किल्ड काम नहीं करेंगे, तब फिर आपको मनरेगा जो एक्ट है उसके अंदर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें सेपरेट रोल्स दिए गए हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये सेपरेट रोल्स भी आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या है। इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं 3 क्वेश्चन करके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मनरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर कौन कौन से नहीं है फीचर। तो 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क देना है, तो ये बिल्कुल सही है। वॉलेंट्री सोशल ऑडिट, तो ये नहीं, वॉलेंट्री नहीं, ये आपका मैंडेटरी है। ठीक है, ये आपका मैंडेटरी सोशल ऑडिट है। यहाँ पे सोशल ऑडिट टर्म क्या होता है इसको कमेंट करके बताइए। हम लोग जब इकोनॉमी के क्लासेस में डिस्कशन करेंगे या फिर गवर्नेंस में डिस्कशन करेंगे तो ये आपका पार्ट आएगा, व्हाट इज सोशल ऑडिट। 1/3 बेनिफिशियरी शुड बी वुमेन, तो बिल्कुल सही है। एंड राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, इसकी भी बात की गई है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है उसका कॉस्ट कौन बियर करेगा, सेंटर बियर करेगा, स्टेट, ग्राम। यहाँ देखिए 4 रोल है, मैंने बताया ना 4 रोल, इसमें चारों पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसको क्या रोल एलोकेट हुआ है। तो ये अगर बहुत ही आपको फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन देना होगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम आज से नहीं बहुत पहले से चलते आ रहा है और इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस स्कीम के बारे में बहुत सारे प्रोविजंस सबको पता होने चाहिए। तो कौन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का कॉस्ट बियर करेगा, तो इसका आंसर स्टेट है। और साथ ही साथ जॉब कार्ड कौन इशू करेगा अंडर मनरेगा, तो इसमें तो सेंटर स्टेट, आप अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो कॉमन सेंस से एलिमिनेट हो जाएगा। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में आपका ग्राम पंचायत है। सभा का मेनली रोल आपका मॉनिटरिंग, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मॉनिटरिंग और क्या किस सेक्टर में आपका फोकस होना चाहिए उससे रिलेटेड है। जब आप इसको डिटेल में पढ़िएगा, जब स्कीम्स हम लोग पढ़ाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। दूसरे न्यूज़ पे चलते हैं। दूसरे न्यूज़ में गवर्नमेंट ने बोला है कि 200 करोड़ से जो भी प्रोक्योरमेंट लेस होगा उसको हम लोग डोमेस्टिक फर्म से प्रोक्योरमेंट करेंगे। आत्मनिर्भर अभियान के अंदर इसका फोकस है, ताकि हम लोग जो डोमेस्टिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट कर सके। तो जब भी आपका प्रोक्योरमेंट की बात आती है तो आपको जेम पोर्टल दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि ये एक नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। क्या है, इसको सिंपली शब्दों में कहिए कि जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनके लिए एक टाइप से ये अमेजोन है। ठीक है, जैसे आप लोग कोई भी सामान खरीदते हैं अमेजोन साइट से, उसी तरह से गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं या फिर जो पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट है, जैसे ईपीएफओ है, तो ईपीएफओ भी जेम पोर्टल के थ्रू प्रोक्योरमेंट करता है। हम लोग भी जेम पोर्टल के थ्रू प्रोक्योरमेंट करते हैं। मैंने कितने ऑर्डर दे रखे हैं जेम पोर्टल के थ्रू। तो कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यूपीएससी को कि कौन सा बंदा गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस बेसिस चेक किया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन दे के चेक कर सकता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस होगा इन सर्टेन लेवल, उनको ये पोर्टल के बारे में पता होगा। तो इसमें थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि जीएफआर भी न्यूज़ में रहा है। तो जीएफआर से डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है और ये ज़्यादा डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि
डायरेक्ट परचेज अप टू 25 के, लोएस्ट परचेज L1 मतलब होता है कि जो लोएस्ट प्राइस ऑफर कर रहा है उससे परचेज हम लोग 25 के से 5 लाख तक कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें 3 प्रोडक्ट को कंपेयर करना पड़ता है और उनमें जो लोएस्ट दे रहा है उनको खरीदना पड़ता है, ठीक है। और उसके अलावा बिड एंड रिवर्स ऑक्शन से हम लोग 5 लाख तक का परचेज कर सकते हैं। बिड और रिवर्स ऑक्शन में क्या अंतर है ये हमें कमेंट करके बताइए। रिवर्स ऑक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म लग रहा है तो उसको मैं बता देता हूँ। जैसे अगर कोई ऑक्शन का आप लोगों ने मूवी सीन देखा होगा कि हाँ 10 लाख 10 लाख 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3 एंड सोल्ड, इस टाइप से ऑक्शन होता है कोई भी। वैसे ही कोई बोल दिया 11 लाख, कोई बोल दिया 12 लाख, कोई बोल दिया 13 लाख, तो ये तो आपका ऑक्शन हो गया। रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम लोग 10 लाख में 5 कंप्यूटर खरीदने वाले हैं, तो यहाँ पे रिवर्स बिडिंग होगी। एक सेलर आके बोलेगा कि हम लोग 9 लाख में ही देंगे, दूसरा सेलर आके बोलेगा हम लोग 8.5 लाख में ही ये 5 कंप्यूटर आपको दे देंगे विद सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपका रिवर्स ऑक्शन हो गया। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारा एक टाइप से पार्ट है इकोनॉमी का, और कहीं भी अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा तो कोई भी स्टेटमेंट या फिर जानकारी के रूप में आपको हेल्प करेगा ही कहीं ना कहीं। फिर अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है हमारा, कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो हमने कल डिस्कस किया था, तो उसके 6.8 करोड़ बेनिफिशियरीज हो चुके हैं। तो 6.8 करोड़, तो इस स्कीम पे हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन बना के और कुछ प्रोविजंस देख रखे हैं। तो इसको दूसरे एंगल से आज देखते हैं। बात की गई है एलपीजी सिलेंडर्स की, तो एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी, ये सारे में क्या अंतर है आज ये देख लेते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, और ऐसा नहीं है कि कन्फ्यूजन रहता है तो क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ कन्फ्यूजन क्लियर कर रहे हैं। ये सारे जो टर्म्स हैं सारे पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। तो हम लोग पहले तो इनके बीच में अंतर देख लेते हैं, फिर जो बचे कुचे चीज़ें रह जाएंगे उनसे क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये सारा कंसेप्ट आज ही आपका हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो एनजी टर्म यूज किया जाता है नेचुरल गैस के लिए। तो सी हो गया कंप्रेस्ड, यानी नेचुरल गैस को जो कंप्रेस्ड फॉर्म में रखा जाता है उसको बोलते हैं सीएनजी। इसको ज़्यादातर हम लोग दिल्ली में अगर जो भी रहते होंगे तो लिखा हुआ होता है ऑटो के पीछे की सीएनजी। तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज करता है, ठीक है। तो उसमें प्रेशर क्या होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये इसमें मेनली यूज होते हैं। ये क्या होता है, ऑर्डरलेस और कलरलेस होता है। तो इसमें सल्फर मिलाया जाता है ताकि अगर ये लीक हो रहा हो तो लोगों को पता चल सके कि हाँ गैस लीक कर रहा है, क्योंकि फ्लेमेबल है ना। अगर कलर भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, पता चला आपके ऑटो में या फिर आपने उसको गैराज में लगा रखा है, वहाँ लीक कर रहा है, आपको बिल्कुल पता नहीं चला, तो उससे बहुत ही ज़्यादा हैजार्ड होने का चांसेस हैं। हालांकि ये सीएनजी बहुत ही ज़्यादा सेफ है। क्यों सेफ है, क्योंकि ये एयर से लाइट होता है। जब एयर से लाइट होता है यानी एयर हल्का होता है, तो जब भी ये लीक होता है तो ये ऊपर चला जाता है, यानी एयर है आपका तो ऊपर जाके एक टाइप से कहीं अगर वेंट है उसके थ्रू ये निकल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर एलपीजी देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये एलपीजी आपका एयर से हेवी होता है, तो इसलिए एलपीजी ज़्यादा डेंजरस है। अब इसी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को अगर पाइपलाइन के रूप में अगर घर में खाना बनाने के लिए दिया जाता है तो उसको हम लोग पाइपलाइंड नेचुरल गैस बोलते हैं। और एक और टर्म आता है एलएनजी। तो एलएनजी क्या है, उसको अगर लिक्विफाइड और भी ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो उसको लिक्विड फॉर्म में जब हम लोग रखते हैं तो उसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोला जाता है। ये इसके लिए आपको सुपर कूल करना पड़ता है और इसकी एनर्जी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, समझ गए ना। तो क्यों करेंगे हम, अगर हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई डेंसिटी में चाहिए तो हम लोग इसको लिक्विफाइड फॉर्म में रखते हैं। साथ ही साथ और बेनिफिट है जो हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। एलपीजी क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी ऑर्डरलेस और कलरलेस होता है, लेकिन इसमें देखिए हेवियर हाइड्रोकार्बन्स है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिसमें ऑप्शन हो कि मेनली क्या है, तो ब्यूटेन को आप टिक कीजिए। हालांकि कोई एलपीजी होता है जिसमें प्रोपेन का अमाउंट ज़्यादा होता है, कोई में ब्यूटेन का अमाउंट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो हम लोगों ने आंसर की से इसको निकाला है, तो आपको ब्यूटेन
टिक करना है। लेकिन आपको ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, अगर मल्टीपल है तो आपको दोनों लगाना है। उसके अलावा और भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और एयर से ज़्यादा हेवियर होता है, साथ ही साथ ये भी ऑर्डरलेस है, तो ये और ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये अगर लीक किया ना तो आपके जो सरफेस है घर में जो नीचे नीचे जो एक टाइप से नीचे बैठ जाएगा, तो ये कहीं बाहर भी नहीं उड़ के जाएगा, तो ये ज़्यादा डेंजरस हो गया आपके लिए। तो इसके लिए इथाइल मरकैप्टन एक जो केमिकल है उसको मिलाते हैं ताकि इससे ऑर्डर निकले और आपको अगर लीक हो रहा हो तो पता चले। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इस पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जिनको पता है वो कमेंट करके बताइए। कोल गैस इज ए नेचुरल फ्यूल, तो ये आप बताइए कि ये सही है कि नहीं। नेचुरल गैस इज द क्लीनेस्ट फ्यूल, हाँ बिल्कुल सही। इसमें मीथेन होता है CH4, तो इसका जो आउटपुट होता है वो CO2 और साथ ही साथ या तो आपका वाटर या तो हाइड्रोजन निकलेगा, वो डिपेंड करता है, लेकिन मेनली वाटर एक टाइप से बाई प्रोडक्ट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है क्लीनेस्ट फॉसल फ्यूल। ठीक है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्रिंसिपल गैस इन बायोगैस। बायोगैस देखिए यहाँ पे दूसरा टर्म आ गया, जो आप पढ़ रहे थे उसमें एक और टर्म आ गया बायोगैस। तो मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिंसिपल गैस इन बायोगैस, तो ये भी सही है। ये बायोगैस क्या है, बायोगैस एक टाइप से जो बायोलॉजिकल मेथड से बनते हैं, जैसे कि काऊ डंग से बनाए जाते हैं, तो उसको बायोगैस बोला जाता है, उससे भी खाना बनता है। वाटर गैस क्या है, तो वाटर गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। जब हम लोग फ्यूल्स पे आएंगे साइंस के स्टैटिक टॉपिक में, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे गलत स्टेटमेंट क्या है, कोल गैस, जिसको हम लोगों ने पढ़ा भी रखा है करंट अफेयर्स में, इसका कन्फिग्रेशन भी बता रखा है कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे बनता है, तो ये नेचुरल नहीं होता है, इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट 1 रॉन्ग था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, वो चूज, इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। तो गैसोहॉल इज ए मिक्सचर ऑफ गैसोलीन एंड मिथेनॉल, कमेंट करके बताइए ये सही है कि नहीं। LNG इज लिक्विफाइड टू फैसिलिटेट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो अभी हमने देखा कि हाँ लिक्विफाइड फॉर्म में होता है और ये मेनली स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिले इसलिए किया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर गैस फॉर्म में ले जाएंगे तो देखा ना हमने क्या, ये वो हल्का होता है हेवियर से, तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। प्रेशर गेज गेज जो, जैसे देखिए बहुत सारे सिलेंडर आप देखते होंगे, जैसे अगर हवा भरवाने जाएं, अगर कोई व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर लेके जाए, या बहुत सारे गैस सिलेंडर होते हैं, उसमें एक प्रेशर चेक करने वाला सिस्टम लगा हुआ रहता है, ऊपर क्लॉक सा लगा हुआ रहता है। लेकिन LPG गैस सिलेंडर में वो क्यों नहीं लगा हुआ रहता है, क्यों प्रेशर गेज नहीं लगा हुआ होता है, क्योंकि वो प्रेशर गेज है ना, LPG कैन नॉट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ गैस। वो आप लगा भी दीजिएगा तो उससे पता नहीं चल पाएगा कि आप के सिलेंडर में कितना गैस बचा है या नहीं, क्योंकि वो आपके लिक्विड फॉर्म में होता है स्टोर्ड। ठीक है, तो लिक्विड का प्रेशर वो प्रेशर गेज नहीं पता लगा पाएगा, तो इसलिए प्रेशर गेज नहीं लगाया जाता है LPG सिलेंडर में। और ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको के दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए कि इतना डिटेल में पूछा जाएगा या नहीं। साथ ही साथ अगर गोबर गैस जो हमने बोला, गोबर गैस और बायोगैस एक टाइप से सिमिलर चीजें हैं, तो मेन कंपोनेंट क्या है इसका, मीथेन। 70% के अराउंड आपका मीथेन होता है, 20 to 30% के अराउंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। इसमें गलत स्टेटमेंट क्या था, ये मिथेनॉल ना होके इथेनॉल है। ठीक है, तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो गया, ये। चलिए अब चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स में क्या है, न्यूज में रहा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि एनवायरनमेंट का पार्ट है, वो न्यूज में रहा है। उसमें क्या है कि 6 जो स्टेट्स हैं, जो वेस्टर्न घाट क्या बोला जाता है, जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है, उसके अगर ज्योग्राफी में आपने पढ़ रखा है तो वेस्टर्न घाट ये पार्ट है। हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से ये डिस्कस करेंगे। तो वेस्टर्न घाट के जो 6 स्टेट हैं, उन्होंने बोला है कि हम लोगों को जल्दी ये नोटिफिकेशन दे दिया जाए कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया कौन कौन सा है। तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा फैक्ट्स पढ़ लेते हैं कि कस्तूरी रंगन कमेटी ने ये कमेटी बनाई गई थी, और किस लिए बनाई गई थी वो हम डिटेल जब क्वेश्चन करेंगे तो वो पता करेंगे। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, कमेटी ने रिकमेंड किया है और आइडेंटिफाई किया है ज्योग्राफिकल एरियाज इन 6 स्टेट्स,
कौन कौन से स्टेट है, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। ये सब तो याद हो जाएंगे। गुजरात एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, तो इसको आप याद रखिए। बाकी सब तो आप ऐसे भी इन्फर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कमिटी ने बताया है कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से ज्योग्राफिकल एरिया हैं उनको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया का टैग मिले। तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया का टैग मिलने से क्या फर्क पड़ता है, ये सब इन्वायरमेंट के स्टैटिक पार्ट में देखेंगे। अभी हमारे पास टाइम कम है तो इससे क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी 22 मई को मनाया गया था, जिसका थीम था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। और ये कब अडॉप्ट हुआ है, इसको सीबीडी जो बोला जाता है, सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये कब अडॉप्ट हुआ, तो ये रियो सबमिट या फिर अर्थ सबमिट भी बोला जाता है, एजेंडा 21, बहुत सारे टर्म्स बोले जाते हैं। जब हम लोग सीबीडी पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे यूएनईपी क्या है, यूएनडीपी क्या है। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, एजेंडा 21 क्या है, रियो सबमिट क्या है, रियो+5 क्या है, रियो+20 क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी चूंकि ये सारे न्यूज़ में हैं तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि गाडगिल कमेटी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में। तो ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि सर इतना हार्ड क्वेश्चन दे रहे हैं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए। मेरा एम यही होता है क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ जानकारी मिल जाए। तो चलिए देखते हैं गाडगिल कमेटी क्या है। द गाडगिल कमेटी हैज डिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ वेस्टर्न घाट एंड प्रपोज इंटायर एरिया टू बी डेजिग्नेटेड एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। तो हाँ, बिल्कुल सही ये टर्म है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ एरिया के बारे में बात की है। लेकिन अगर जनरल टर्म में देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है। तो गाडगिल कमेटी प्रपोज्ड ए वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल अथॉरिटी टू रेगुलेट दिस, तो बिल्कुल सही है। नन ऑफ द सिक्स कंसर्न्ड स्टेट एग्रीड विद द रिकमेंडेशन ऑफ। तो जब इन्होंने बोल दिया कि सारे एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बना दिया जाए, तो इसमें जो सेंसिटिव एरिया होता है उसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर सारा एरिया ही अगर वेस्टर्न घाट का वैसा एरिया डेजिग्नेट हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे 6 स्टेट्स को। तो किसी ने एग्री नहीं किया गाडगिल कमेटी के रिकमेंडेशन से। तो और उसको एग्जामिन करने के लिए उन्होंने कस्तूरी रंगन कमेटी बना दिया। तो ये भी स्टेटमेंट आपका जाके सही हो जाता है। इसमें आखिरी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा डीप में पूछा गया है कि कस्तूरी रंगन कमेटी हैज़ अलाउड न्यू थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विथ रिस्ट्रिक्शन। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने बिल्कुल ही ना बोल दिया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बोला है कि नए लग सकते हैं विथ रिस्ट्रिक्शन, लेकिन न्यू थर्मल प्रोजेक्ट्स नहीं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। थोड़े क्वेश्चंस आज टफ हैं, लेकिन आपको ये करना ज़रूरी है अगर आपको यूपीएससी एग्जाम्स क्लियर करने हैं। अब चलते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। अब सीबीडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक बार नहीं हर साल आते हैं। तो नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है इंडिया का, वो उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और एस्टैब्लिश टू इम्प्लीमेंट इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सीबीडी इज लीगली बाइंडिंग, वन ऑफ द लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन सीबीडी ही है, तो ये भी सही है। सीबीडी वाज अडॉप्टेड एंड साइंड एट रियो अर्थ समिट, ये भी हमने देखा, तो हाँ बिल्कुल सही है। और ये इसमें आखिरी जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कार्टेगा प्रोटोकॉल, वो किस चीज़ की बारे में बात कर रहा है, इट इज रिलेटेड। देखिए इसमें सीबीडी में कार्टेगना और कार्टिजीना जिसको बोलते हैं एज ए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो कार्टिजीना एंड नगोया, ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही दो मेन प्रोटोकॉल हैं। तो नगोया जो प्रोटोकॉल है, यहाँ पे नगोया प्रोटोकॉल है, वो बात करता है जेनेटिक रिसोर्स और उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। और जो कार्टिजीना प्रोटोकॉल है उसको वो बात करता है किस चीज़ के बारे में, वो बात करता है आपका बायोसेफ्टी के बारे में। बायोसेफ्टी के बारे में क्या बात करता है कि कोई भी अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर ऑर्गेनिज्म है तो
को लिमिट करता है कि आप जैसे जेनेटिकली मॉडिफाई करके किसी जगह पे आपने उगा दिया कोई पेड़ पौधा, अगर हम दूसरे जगह लेके चले गए, ये एरिया के लिए मेनली मैन्युफैक्चर हुआ है, अगर उसको हम दूसरे जगह लेके चले गए तो पता चला कि इस पेड़ को खाने वाला या इस पेड़ को रोकने वाला या फिर इस पेड़ का जो कहा जाता है नेचुरल एनिमी वो कोई है ही नहीं, तो ये एक टाइप से वीड की तरफ फैल जाता है और एक टाइप से वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को। तो ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड आपका कार्टेशियन प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट आपका डी हो गया। अब चलते हैं आखिरी में वन लाइनर्स कुछ देख लेते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रिलेशन में। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस आर्टिकल के अंदर है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो गवर्नर है उसका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वो किस आर्टिकल के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा इंडिया हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। तो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी ने बात की है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो जैसे हम लोगों ने शुरू में नरेगा के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही आप इसको भी जहां भी आपका नोट्स बना हुआ है वहां से पढ़ लीजिए। साथ ही साथ नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी क्या है, कैसे बना है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे इसके हेड या चेयरमैन जो होते हैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर होते हैं, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये सिविल सर्विसेज में इसको पूछे जाने का ज़्यादा चांसेस है रादर देन ईपीएफओ, तो इसको हमने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में थोड़ा सा बोनस फैक्ट में डाल दिया। और एक क्वेश्चन का आंसर आप और बताइए कि पहले मनाया जाता था दिसंबर में ये आपका इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो दिसंबर के किस डेट को मनाया जाता था और अब इस डेट पे क्यों मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है कल फिर से डेली 10 to 15 मिनट करंट अफेयर सेशन।